हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम राकेश। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज के इस वीडियो में क्लास 10th साइंस के अनसॉल्व का सेट पहला हल करने वाले हैं, जिसका पेपर कोड 824 आईजे है। ये आपका किस सत्र के लिए है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने अनसॉल्व के सारे सेट को अच्छे से तैयार कर लिया, यानी 7 सेट होते हैं, सातों सेट को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 90+ लाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग हर एक सब्जेक्ट के अनसॉल्व के सारे क्वेश्चन पेपर को यानी सारे सेट को तैयार करके चलेंगे। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम लोग डायरेक्ट चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है स्टूडेंट। अब इसमें हम लोगों से पूछा गया है, पहला क्वेश्चन जो हमारा है इसमें पूछा गया है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव किस प्रकार से बनता है यहाँ पर हमको बताना है। तो ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। इसका जो सही ऑप्शन है वो आप लोग का सी हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। इसमें पूछा गया है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती है तो वह किस प्रकार से होता है, यानी किस प्रकार हो। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, कम अपूर्णांक वाले माध्यम से अधिक अपूर्णांक वाले माध्यम में जाती है, पारदर्शी माध्यम से अपारदर्शी माध्यम में जाती है। तो इसका सही ऑप्शन ए है, यानी जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इसे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन तो कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर दूर पर बनेगा, लेकिन किस तरह से बनेगा। तो 30 सेंटीमीटर दूर पे जो बनेगा वो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के साइज का ही बनेगा। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो आइए देखिए इसमें क्या पूछा गया है। इसमें कहा, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है, यानी दूरस्थ वाले प्रकाश का रंग किस प्रकार होता है। इसका ऑप्शन ये वाला सही होगा, लाल होता है। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर इंटू सेकेंड किसका मात्रक है। तो एम्पियर इंटू सेकेंड आपको पता है आवेश का मात्रक होता है, क्योंकि आवेश का फार्मूला होता है Q बराबर IT। तो यहाँ से धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा। तो ये आपका इसी का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का। इसमें कह रहा है भाई, इसमें एक सेल है और इसमें 2 प्रतिरोध जो है इस तरह से R1 R2 का प्रयोग किया गया है, और उसके बाद इसमें कह रहा है धाराएं I1 I2 बह रही हैं प्रति सेकंड। तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा H1 H2 का अनुपात आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जाता है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो H1/H2 बराबर R2/R1 होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। तो इसमें पूछा गया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका मात्रक जो है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। वैसे इसके 4 मात्रक होते हैं, गास और टेस्ला भी होता है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आ चुके हैं रसायन विज्ञान में। ये हमारे जितने क्वेश्चन थे ये सब फिजिक्स से पूछे गए थे। इसमें पूछा गया, मेथेन का संरचनात्मक सूत्र है। तो मेथेन का संरचनात्मक सूत्र CH4 होता है, यानी कि CH4 होता है। और इसका जब हम लोग संरचना बनाएंगे तो यही 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन इसमें हमको मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी है, यानी कौन सा इसमें सजातीय श्रेणी का उदाहरण है। तो इसमें C2H4 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन इसमें जो है ये नहीं है। उसके बाद ये भी नहीं है। इस पर सी में देखे जाए, सी में तो सी वाला हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसका ऑप्शन जो है बी वाला हो जाएगा। 1 मिनट, इसमें जो है 1 कार्बन 2 कार्बन है, ठीक है। तो कार्बन के सापेक्ष हाइड्रोजन भी बढ़ रहा है, तो यही इसका जो है सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट का सूत्र है। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन ए वाला होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसमें पूछा है, शुद्ध जल का pH मान होता है। तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखिए। इसमें पूछा है, एंटीमनी क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट ऑप्शन है वो सी वाला हो जाएगा। एंटीमनी एक उपधातु है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को पूरा कीजिए। तो पूरा तो इसमें किया गया है। यहाँ से जैसे एक हाइड्रोजन निकलेगा और OH के साथ, तो ये देखिए यहाँ पर ये बना लेगा H2O
और ये जा कर के उसके साथ जुड़ेगा, इस पूरे हिस्से के साथ जुड़ेगा, इस पूरे हिस्से के साथ इतना हिस्सा जा कर के जुड़ जाएगा। तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी इसमें यही चीज़ बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही ऑप्शन है वो सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, कोशिका प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। कोशिका प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा आपका जो है एटीपी होता है, तो इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। पित्त रस का स्राव होता है पित्ताशय द्वारा, यकृत द्वारा, अग्नाशय द्वारा, आमाशय द्वारा। किसके द्वारा होता है मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन बी वाला हो जाए, यकृत द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है पराग कोश में होते हैं, तो पराग कोश में परागकण होते हैं, यानी पुष्प का जो पराग कोश होता है उसमें परागकण पाए जाते हैं। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, पुदीना में, आलू में, ब्रायोफिल्म में, इनमें से सभी में, यानी पत्तियों पर। दो देखिए, एक अजूबा का पत्ता होता है उसमें भी पत्ते पर ही कलियां विकसित होती हैं, और उसके बाद ब्रायोफिल्म में भी एक ऐसा वो है जिसपे पत्तियों पर ही कलियां विकसित होती है, यानी कलियां मतलब उस पर जो है एक अगला पौधा जन्म ले लेता है, विकसित हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका सी वाला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। 18 में जाते हैं, एक लिंगी फूल का उदाहरण है पपीते का फूल, गुलाब का फूल, सरसों का फूल, आम का फूल। तो इसमें इसका सही ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, यानी कि पपीते का फूल एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये 120/80 होता है। इसका सही ऑप्शन जो है बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो देखिए इसमें किस तरह से ये सेट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए बी वाला सही है तो घास बकरी खाती है, बकरी को मनुष्य खाता है, इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन को हल करके आप लोग को बता दिए मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं आप सारे क्वेश्चन का हल समझ चुके होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर खंड बा में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो इसमें कह रहा है एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण से फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी दो चीज़ हमको इसमें निकालना है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, वस्तु हमेशा चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो वो हमेशा बाएं तरफ रखा जाता है, तो बाएं तरफ की दूरी हमेशा माइनस में ले जाता है। तो यानी वस्तु की दूरी है तो यूँ से लिखेंगे, यू बराबर माइनस का 25 सेंटीमीटर लिखा जाएगा। उसके बाद इसमें कह रहा है वस्तु का प्रतिबिंब की लंबाई आधा बनता है, यानी प्रतिबिंब की लंबाई, इसका मतलब ये आवर्धन की बात कर रहा है, तो यानी ए एम का मान है। तो एम बराबर आपका 1/2 लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हमने आवर्धन भी लिख लिया। अब उसमें हम लोगों से पूछ रहा है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण से फोकस दूरी, यानी कि हम लोगों से भी का मान पूछ रहा है और एफ का मान पूछ रहा है। तो यही दो चीज़ें हम लोग को इसमें निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसकी गणना कर लेते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला फार्मूला रेखीय आवर्धन m बराबर होता है माइनस का v बटा यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर m बराबर, m का मान आपका 1/2 है, तो यहाँ पर मैंने रख लिया। बराबर में v का मान आपका यहाँ से निकल जाएगा, तो v बराबर u का मान आपका कितना है, इसमें u का मान आपका माइनस का 25 सेंटीमीटर है। तो माइनस का 25 माइनस से माइनस कट जाएगा और इसका तिरछा गुणा कर दिया जाएगा, तो 2v इज इक्वल्स कितना आ जाएगा, 25 बटा यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 1 मिनट, यहाँ पर केवल 25 आएगा, लेकिन जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो ये 25/2 हो जाएगा, यानी यहाँ से भी का मान आपका निकल चुका है। तो ये आपका एक आंसर आ चुका है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको ज्ञात कर लिया, भी का मान निकल चुका। अब हम लोग निकालेंगे एफ़ का मान, तो दर्पण सूत्र लगा देंगे। तो दर्पण का सूत्र एफ बराबर होता है 1/v प्लस का 1/u होता है। अब इसमें हम लोग मान को रख लेते हैं, तो 1/f बराबर 1/v का मान आपका 25/2 है, तो यहाँ पर मैंने रख लिया। उसके बाद प्लस 1/u का मान आपका कितना है, u का मान आपका माइनस का 25 है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रख लेंगे माइनस का 25। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे भाई लोग सही से। तो 1/f इज इक्वल्स, ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा तो 2/25 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का ये आपका हो जाएगा 1/25। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर 1/f इज इक्वल्स, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 25 आपका लासा हो जाएगा, और वहाँ पर ऊपर आपका 2 - 1 आ जाएगा।
अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर देते हैं आगे। तो 1/f इज इक्वल्स, यह आपका 2 में से 1/25 आ जाएगा घटाने के बाद। तिरछा गुणा कर देंगे तो f एक नेम f, तो f बराबर आपका 25 एक नेम 25, यानी दर्पण की उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यही हमारा इसका हल हो जाता है, आंसर हो जाता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद तब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो ये अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है अभिसारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरणें लेंस से 25 सेंटीमीटर पीछे पर फोकसित होती हैं। लेंस की अनुपस्थिति में किरणें कहाँ फोकसित होंगी? लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो आइए हम लोग इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें दो चीज़ें दिया गया है। यहाँ पर एक आपका प्रतिबिंब की वैल्यू दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं फोकसित होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका v की वैल्यू दिया गया है, और प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, यानी दाएं तरफ बनता है उत्तल दर्पण में, तो v का वैल्यू दाएं तरफ प्लस में लिया जाएगा, यानी प्लस का 20 सेंटीमीटर है आपका। उसके बाद और क्या दिया गया है? फोकस दूरी दिया गया है, यानी कौन सी फोकस दूरी है? अवतल लेंस की फोकस दूरी है। तो लेंस में हमेशा प्रतिबिंब आपको पता है फोकस दूरी दोनों तरफ होता है। तो यहाँ पर आपका अवतल लेंस है तो माइनस में लिया जाएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर लिया जाएगा। इस तरह से हमारी दो वैल्यू मिल चुकी है। अब हमको किसका किसका मान निकालना है ये हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको स्थिति बताना है कि यानी वो कहाँ पर बनेगा, वस्तु कहाँ पर रखा जाएगा। तो यू का मान हमको बताना है। तो यहाँ पर हम लोग लेंस का सूत्र लगाएंगे। तो लेंस का सूत्र होता है 1/f इज इक्वल 1/v माइनस का 1/u होता है। अब इसमें हम लोग रख लेते हैं। तो 1/f, f का मान माइनस का 30 है, यहाँ पर रख लिया। उसके बाद बराबर में 1/v, v का मान आपका प्लस का 20 है, यहाँ पर रख लिया। माइनस का 1/u, u का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर अभी हम लोग इसको निकालेंगे। अब क्या हम लोग करेंगे, यहाँ पर इसको पक्षांतर कर देते हैं, यानी कि 1/u को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो ये इधर माइनस में इधर जाएगा प्लस में, ये इधर माइनस में इधर जाएगा प्लस में। तो ये हो जाएगा 1/u बराबर में 1/20 प्लस का 1/30। तो यहाँ पर 1/u इज इक्वल्स, यहाँ पर 30 और 20 का लासा लेंगे। तो यहाँ पर 30-20 का लासा आपका 60 हो जाएगा, और भाग देंगे 20×3 60, यानी कि 3 आ जाएगा, प्लस 30 दूना 60 यानी 2 आ जाएगा। तो 1/u बराबर यहाँ पर 3 2 5/60 हो जाएगा। तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5u बराबर ये आपका 60 आ जाएगा, और u बराबर आपका 60/5, और इसको उसके बाद इसको भाग करेंगे तो 12×5 60, यानी u का मान आपका कितना आ जाएगा? u का मान आपका 12 सेंटीमीटर निकल के आएगा। तो 12 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखना होगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाता है। इस प्रकार से यह क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्वेश्चन नंबर 22 आपका। आशा करते हैं आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो देखिए इसमें पूछा गया है 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोध को किस प्रकार जोड़ा जाए कि ताकि 4 ओम तथा 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। यानी इसमें आंसर दे रखा है, यानी हमको 4 और 1 यही लाना है, लेकिन इनको बताना है कि इनको किस किस क्रम में जोड़ने पर यही आंसर आ सकता है। तो देखिए आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। आपके 3 प्रतिरोध देखिए इसमें दिए गए हैं, 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 ओम और 6 ओम वाले प्रतिरोध को समांतर क्रम में करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लोग 3 ओम और 6, तो इसको अगर हम समांतर क्रम में कर लेंगे तो फिर हमारा आंसर निकलता चला जाएगा। तो समांतर क्रम में हम लोग इसको निकालेंगे, समांतर क्रम में। तो यहाँ पर 1/r' मान करके हम इसको समांतर क्रम में करके निकाल लेते हैं। तो समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस r2 1/r3 ऐसे होता है। तो यहाँ पर 1/3 प्लस 1/6 इस तरह से बनेगा। तो 1/r' बराबर यह आपका हो जाएगा 3 और 6 का लासा, तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पर इसको काट देंगे तो 2 प्लस का 1, उसके बाद में 1/r' बराबर ये आपका आ जाएगा 3/6, और इसको पलट दीजिएगा तो ये हो जाएगा 6/3, इसको काट देंगे तो 3 दूना 6, यानी r1 बराबर आपका आ जाएगा, r' बराबर आपका आ जाएगा 2 ओम। अब यहाँ पर क्या करना है आपको,
अब ये जो आपका आंसर दिया क्वेश्चन में मान दिया गया है, ये देखिए इसको हमने किस में निकाला, इसको दोनों को हमने समांतर में निकाला, लेकिन अब यहाँ पर इसका जो आंसर दिया है और ये वाला जो दिया आया है, ये दोनों हमारा किस क्रम में हो जाएगा, श्रेणी में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग श्रेणी में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 ओम और 2 ओम, ठीक है। ये दोनों ओम वाले प्रतिरोध जो है ये आपका श्रेणी क्रम में हो जाते हैं, कि प्रतिरोध श्रेणी में है। तो श्रेणी का सूत्र क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 ऐसे होता है सूत्र। तो यहाँ पर चूँकि हमारा जो है मान पहले से पता है कि 2 ओम है, तो यहाँ पर 2 रख लेते हैं, तो ये आपका 4 ओम निकल के आ जाएगा। तो ये आपका पहला आंसर आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग दूसरा वाला निकाल लेते हैं। तो 2 ओम, 3 ओम और तथा 6 ओम को समांतर क्रम में पुनः कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा दूसरा वाला। तो यहाँ पर ये दूसरा अब हम लोग हल करते हैं। तो दूसरा वाला कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया गया है 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम, अगर इनको हम जो है क्या करेंगे, समांतर में कर देंगे, तो हमारा पूरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग लिख लेते हैं। तो ये समांतर क्रम में आ जाते हैं, तो यहाँ पर इसको हम समांतर में कर लेते हैं। और सूत्र है, इसका सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है समांतर क्रम का, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो यहाँ पर मान पहले से हमारा निर्धारित कर लिया गया है। तो 1/r बराबर 1/r1 का मान यहाँ पर 2 मान लेते हैं, प्लस R2 का मान 3 मान लेते हैं, प्लस R3 का मान 6 मान लेते हैं। तो अब हम लोग इसका मान रख करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो 1/r बराबर यहाँ पर 3, 2 और 6 का लासा लेंगे, तो ये लासा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर काटेंगे इसको, 2 3 6 3 प्लस 3 दूना 6 2, 6 का 6 यानी प्लस 1 आ जाएगा। तो 1/r बराबर यहाँ पर ये 3 2 5 1 6/6 हो जाएगा, और काट देंगे तो यह आपका r बराबर कुल मिला करके 1 ओम आ जाएगा। तो यही इसका जो है एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं आपको इसका हल समझ में आ चुका होगा। तो इस तरह से आप लोग जो है इस क्वेश्चन नंबर 23 को भी नोट कर लेना। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है इसमें पूछ रहा है, घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त तारों के नाम, कार्य तथा आवरण के रंग को लिखिए। यानी इसमें आपको इसके कार्य बताना है, यानी एक प्रकार से चार्ट बना करके सारी चीज़ों को लिखना है और बताना है। तो यहाँ पर मैं आपको इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से बताना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए, घरेलू तार में जो प्रयुक्त होते हैं, ये कितने रंग के तार प्रयुक्त होते हैं और इनका कार्य क्या होता है। तो देखिए, गर्म तार होता है पहला, दूसरा ठंडा तार होता है और तीसरा भू संपर्क तार होता है। ये आपका देखिए लाइव वायर इसको कहलाता है, यानी दूसरे भाषा में इसको कह सकते हैं, इसको न्यूट्रल वायर कह सकते हैं, इसको अर्थ वायर कह सकते हैं। और ये लाल कलर का होता है, और न्यूट्रल वायर जो होता है ये आपका नीला या काला कलर का होता है। और आपका जो पृथ्वी यानी भू संपर्क वाला तार होता है ये हरा कलर का होता है। अब इसमें कार्य किसका क्या है देखिए, तो इसका कार्य विद्युत धारा प्रवाहित करना, ठीक है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है लगातार, और ये उदासीनता को बनाए रखता है, यानी कि इसमें धारा को घटने या बढ़ने नहीं देता है, ये स्थिरता को बनाए रखता है। उदासीनता उसी का मतलब हुआ। और ये अर्थिंग का कार्य करता है, यानी पृथ्वी से अर्थिंग लेता है और उसको मेंटेन करता है। तो इस तरह से हमने पूरी चार्ट बना करके इसमें आपको पूरा समझा दिया है। अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, 25 नंबर। इसमें कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो आइए, एथेनोइक अम्ल और मेथेनॉल और 1-क्लोरोप्रोपेन और नाइट्रोमेथेन, इनका हम आपको जो है अणुसूत्र सहित संरचना हम इनका बता देते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये एथेनोइक अम्ल का सूत्र है CH3COOH, और ये मेथेनॉल का सूत्र है HCHO, और ये 1-क्लोरोप्रोपेन है CH3CH2CH2Cl, और ये नाइट्रोमेथेन का सूत्र है CH3NO2। तो इस तरह से इसके फार्मूले को भी आप नोट कर लेना, और इनको अच्छे से तैयार करना है। इनको केवल ऐसे आपको नोट करके ही नहीं रखना है, नहीं तो फिर आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर नहीं ला सकते हैं।
अगर आपको जितनी तैयारियां कराई जाएं, जितने क्वेश्चन पेपर, जितने मॉडल पेपर हल कराए जाएं, उनको आप सभी लोग अच्छे से तैयार करेंगे तो आपको अच्छे नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए और इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो अब मैं आपको इसको भी बता देता हूँ। तो ये है आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है। इसको सक्रियता श्रेणी भी कहा जा सकता है। तो क्या होता है इसमें, देखिए, यदि विभिन्न धातुओं को उनके मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी हो गया और ये इस क्रम में रखा गया है, यानी उनके मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के मान के बढ़ते क्रम में रखा गया है इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा जो एक सीरीज बन रहा है इसी को हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट इसमें जो अनुप्रयोग कहा है तो इसका अनुप्रयोग आप लोग ढूंढ लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि अनुप्रयोग पहले कभी पूछता नहीं था। ये क्लास 12th में है, 12th में पूछता था तो 12th है, 10th में नहीं था, इसलिए मैंने इसको लिख नहीं रखा है। अगला क्वेश्चन है मिश्र धातु किसे कहते हैं? कापर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम व उपयोग लिखिए। तो आइए मिश्र धातु किसे कहते हैं देख लेते हैं। तो ये हमारा है मिश्र धातु। 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा एक धातु व एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातुओं में अवयवी तत्वों का अनुपात लगभग निश्चित होता है, यानी जो 2 या 2 से अधिक धातु या 2 या 2 से अधिक अधातु या फिर एक धातु एक अधातु, यानी जो मिलाया जाता है तो उन्हीं के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। और ये जो मिलाए जाते हैं वो एक निश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ नोट बातें ध्यान रखेंगे। एक अथवा एक से अधिक अधातुओं के साथ पारे यानी Hg के मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। इसका उपयोग दांतों में भरने में होता है। तो ये भी नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनता है आपका। तो अब इसका उत्तर समझिए आप लोग, जो शेष इसमें पूछा है। तो यहाँ पर आप जो है 10% 90% अगर आप कापर ले लेते हैं, 90%, या फिर कासा कह सकते हैं, या 10% आप वो ले लीजिए, 10% टिन ले लीजिए, तो ये आपका जो है कापर का मिश्र धातु बन जाता है। अब यहाँ पर इन दोनों के मिश्रण में आप जो है इन दोनों के मिश्रण से आप मूर्तियाँ बना सकते हैं, सिक्के बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कापर का मिश्र धातु और उसका उपयोग हो गया, ठीक है। यहाँ पर मूर्तियाँ और सिक्के बनाने में काम आ जाते हैं। तो इस तरह से आपको छोटा छोटा आंसर बहुत ही ईजी भाषा में लिख सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन पर। तो देखिए, इसमें आपको IUPAC नाम लिखना है। तो HCHO यानी इसका नाम हो जाएगा मेथेनल, यानी इसमें एक कार्बन है और यहाँ पर CHO समूह है, तो अल शब्द इसमें जुड़ता है तो मेथेनल हो जाएगा इसका IUPAC नाम। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर इसका IUPAC नाम देखते हैं तो CH3 CH2, यानी कि इसमें डबल बॉन्ड 1 2 3 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है। और उसके बाद में तो 3 कार्बन के लिए आपको लिखना है प्रोप 1 इन, ठीक है। यानी कि 1 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा, डबल बॉन्ड लगा है, तो प्रोप 1 इन इसका नाम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसका IUPAC नाम भी आपको बता दिया मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग आते हैं, तो इसमें कह रहा है कार्बन की संयुक्ता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो देखिए, कार्बन की संयुक्ता पर आप इस तरह से टिप्पणी लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, यहाँ पर आप बता सकते हैं कार्बन प्रमुख रूप से सहसंयोजक बंध बनाता है। कार्बन की संयुक्ता 4 होती है, यानी कि ये 4 बॉन्ड बनाता है, और अतः यह एक चतुसंयोजक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 होता है, यानी इसके अंतिम कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसलिए यह चतुसंयोजी कहा जाता है। अर्थात इसके 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, अतः अष्टक पूर्ण करने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, जिन्हें यह साझे द्वारा प्राप्त करता है। अतः कार्बन का परमाणु स्वयं से या अन्य तत्वों से, जैसे हाइड्रोजन, हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन इत्यादि से कुल 4 सहसंयोजक बंध बना सकता है। इसके कहने का मतलब ये है कि इसके अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन या स्वयं के तत्व से या किसी अन्य तत्व से ले करके यह सहसंयोजक बंध बना लेता है, इसलिए यह चतुसंयोजी माना जाता है। तो इतना आप इसके बारे में लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, बेकिंग पाउडर यानी खाने का सोडा का रासायनिक नाम व अणुसूत्र लिखिए। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर क्या होता है?
इसका उत्तर हमको बताना है। तो आइए हम लोग इसका उत्तर भी देख लेते हैं। अब देखिए हम लोगों से इसका रासायनिक नाम पूछ रहा है, तो रासायनिक नाम इसका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। और इसका सामान्य नाम खाने का सोडा है। इसका अणुसूत्र NaHCO3 होता है और अणुभार अगर निकालेंगे तो 84 आएगा। तो हमने इसको जान लिया। अब इसको गर्म किया जाता है तो क्या होता है। अब हम यहाँ पर देखिए लिखेंगे गर्म करने पे क्या होता है, तो इसको हम ऊष्मा के प्रभाव में लिखेंगे। तो अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करके सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये हमारा सोडियम कार्बोनेट NO2CO3 में परिवर्तित हो जाता है। यानी अगर हम क्या नाम है बेकिंग पाउडर को यानी खाने के सोडा को गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर, तो ये हमारा NaHCO3 से Na2CO3 में परिवर्तित हो जाता है। बस इतना ही केवल आपको लिख देना है, इसमें ध्यान रखना आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, और बाकी इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। जैसा कोई क्वेश्चन पूछा वैसे ही हमको उत्तर देना है, बाकी हमको एक्स्ट्रा चीज़ें लिखने की आवश्यकता उसमें नहीं है। अब उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन शुरू होता है द्विविस्थापन विस्थापन अपक्रिया, उदासीनीकरण अपक्रिया, अयोगात्मक अपक्रिया। इन पर हमको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो टिप्पणी केवल नहीं लिखना पड़ेगा, इसमें आपको इनको विस्तार से लिखना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके इनको हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर अब पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए, द्विविस्थापन विस्थापन अपक्रिया। तो देखिए इसी को आपको उभय अपघटन अपक्रिया भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इसकी परिभाषा में बताएंगे, वह रासायनिक अपक्रियाएँ जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनाते हैं, उभय अपघटन अपक्रिया या कहलाती है, या इसी को द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पर एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं Na2SO4 + BaCl2, यानी ये दोनों जब आप आपस में रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर देखिए इसका Ba इसके SO4 से क्रिया कर लेगा तो BaSO4 बना लेगा, प्लस उसके बाद इसका Na इसके Cl से क्रिया करेगा तो NaCl बना लेगा। तो ये इसके एग्जाम्पल में ये रिएक्शन लिख देना। ठीक है, ये परिभाषा प्लस ये रिएक्शन लिख देना। बाकी इसमें और ज़्यादा नहीं लिखने की ज़रूरत है आपको, ये इतना केवल परिभाषा लिख लीजिएगा आप लोग, और उसके बाद यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल रिएक्शन लिख लेना। बस आपको ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अब इसका दूसरा टॉपिक जो है आपका उदासीनीकरण अपक्रिया। तो इसको देखिए, इसका मतलब, तो अब हम लोग देखिए समझते हैं इसको। इसका मतलब ये हुआ उदासीनीकरण अपक्रिया का कि जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे, तो अब हम लोग उदासीनीकरण अपक्रिया समझते हैं। देखिए पहले मैं इसका मतलब आपको समझा देता हूँ। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, इसी को उदासीनीकरण अपक्रिया कहा जाता है। अब यहाँ पर आप चाहे मैं जैसा बोल रहा हूँ ऐसा लिख लीजिए, या फिर जैसे किताब में बोला गया ऐसा लिख लीजिए कि जब किसी अम्ल तथा क्षार को मिलाया जाता है तो इनकी परस्पर क्रिया द्वारा लवण व जल का निर्माण होता है। यह क्रिया उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। ठीक, यह परिभाषा हो गया इसका। और उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल है, अम्ल लिया गया, क्षार लिया गया, और ये दोनों आपस में एक दूसरे से क्रिया करके लवण और जल बना लेते हैं। तो इसी को हम लोग उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। ये इसका परिभाषा हो गया। ये एग्जाम्पल लिख लेना आप लोग। दोस्तों मैं थोड़ा सा ज़्यादा दिन पे पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा अगर आपको कुछ बोलने में या थोड़ा सा समझाने में कुछ कमी महसूस होगा तो आज के लिए सॉरी, ये पहला वीडियो है इसलिए थोड़ा सा मुझे भी अजीब सा लगता है, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन पर जो है वीडियो बनाने के लिए बैठा हूँ, तो इसलिए कुछ अगर आपको अजीब महसूस होगा तो आज के लिए सॉरी। पहले वीडियो में ऐसा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। अब उसी में एक और पूछा था संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया, तो उसी को योगात्मक भी कहा जाता है, संयोजन भी कहा जाता है। तो आइए देखिए हम लोग इसको भी समझते हैं। देखिए वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अपक्रिया कहलाती है। इसी को योगात्मक अपक्रिया भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ तक परिभाषा लिख लेना, उसके बाद यहाँ पर ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ पर अमोनिया और HCl को मिलाया गया तो ये अमोनियम क्लोराइड यानी एकल उत्पाद का निर्माण कर लिए। तो ये एग्जाम्पल लिख लेना और उसके बाद ये परिभाषा लिख लेना। यहाँ से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन शुरू होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें पूछा गया है एक तंत्रिक कोशिका यानी न्यूरॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो आइए मैं पहले आपको इसका चित्र दिखा देता हूं और उसका चित्र आप लोग बना लेना, फिर इसके कार्य के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर
आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये न्यूरॉन का संरचना है। इसी तरह से न्यूरॉन का संरचना होता है। देखिए यहाँ पर ये जो हिस्सा है इसको हम लोग केंद्रक कहते हैं और इसके सिरे को हम लोग कोशिका काय कहते हैं। और जो इस तरह से ये जैसे ये जो बढ़ा हुआ हिस्सा है इसको हम लोग द्रुमिक। तो अब हम लोग इसके कार्य को समझते हैं। ये जो न्यूरॉन का कार्य है, संरचना तो हम लोगों ने देख लिया। तो देखिए ये सभी अनुक्रियाएं संयुक्त रूप से मिलकर जंतु को विपरीत परिस्थिति भी स्पर्धा करने को तैयार करती हैं। तो ये पहला कार्य हो गया। और उसके बाद इसका एक कार्य यहाँ से आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं कि तंत्रिका कोशिकाएं शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय हेतु तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। इसके अतिरिक्त ये शरीर में मुख्यतया वातावरणीय सूचनाओं एवं उद्दीपनों के अववेगों का संचरण करती हैं। तो ये आप दूसरा कार्य लिख लेंगे। और उसके बाद ये जो आप अभी हमने बताया है इसको आप पहला कार्य लिख लेंगे। तो यहाँ से ये आपका कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं? मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को जान लेते हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चन हैं। देखिए पहले क्वेश्चन को हम लोग इतना समझते हैं, ठीक, इतनी चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर समझते हैं, मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। यानी कुल मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 22 जोड़ी गुणसूत्र को ऑटोसोम कहते हैं। यानी कि देखिए होता 23 है लेकिन 22 होता है, तो जो शेष 22 होता है उसको हम लोग ऑटोसोम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक जोड़ी एक्स्ट्रा होता है, तो एक जोड़ी गुणसूत्र को उसके बाद फिर समझते हैं, यह स्त्री तथा पुरुषों में भिन्न भिन्न होता है। नर में XY यानी नर में XY के रूप में तथा मादा में XX के रूप में पाया जाता है। अब यहाँ पर इसका प्रोसेस क्या है? तो यहाँ पर देखिए ये कैसे एक दूसरे से मेल खाते हैं और मेल खाने के बाद जो है नर और मादा के रूप में उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर आपको इस तरीके से फिगर बना करके समझा देना है। उसके बाद नर का Y गुणसूत्र ही नर तथा मादा लिंग निर्धारण करता है। यानी कि नर का Y गुणसूत्र ही नर तथा मादा का जो है प्रक्रिया का निर्धारण करता है। तो ये यहाँ से हमारा स्पष्ट हो गया। अब उसके बाद इसी में एक जो दूसरा भाग है, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। तो यहाँ पर देखिए मनुष्य में लिंग निर्धारण, अब यही प्रक्रिया को हमको समझाना है। तो बोला गया इसमें सभी जीवों में लिंग का निर्धारण मेंडल के नियमानुसार होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया युग्मक जनन के दौरान प्रारंभ होती है। युग्मक जनन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा आगुणित युग्मों का निर्धारण होता है। अर्धसूत्री विभाजन से निर्मित होने के कारण प्रत्येक अंडाणु में 22 दैहिक गुणसूत्र तथा लिंग गुणसूत्र होता है। स्त्री में बने हुए सभी युग्मक 22+X गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में 2 प्रकार के युग्मक शुक्राणु 22+X तथा 22+Y गुणसूत्र बनते हैं। तो ये हमारा मनुष्य में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का प्रोसेस है। तो यहाँ पर आप अगले प्रश्न का उत्तर इतना लिखेंगे उसमें। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्पादक तथा उपभोक्ता में 4 अंतर लिखना है। तो आइए मैं उत्पादक और उपभोक्ता में 4 अंतर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला अंतर है, देखिए ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं उत्पादक कहलाते हैं। और उपभोक्ता में समझते हैं, ऐसे जीव जो अपनी भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। यानी जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। जो अपना भोजन अब दूसरा अंतर हम लोग समझते हैं, उत्पादक के अंतर्गत कौन आते हैं? हरे पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं। यानी कि हरे पेड़ पौधे जो है वो उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। सारे जंतु उपभोक्ता कहलाते हैं। यानी जो जीव जंतु हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं। उत्पादक एक ही प्रकार के होते हैं, यानी ये सिर्फ पेड़ पौधे के अंतर्गत आते हैं। यानी इसमें पेड़ पौधे ही आते हैं, तो सिर्फ एक ही प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, यानी इसमें बहुत प्रकार के प्राणी आते हैं। तो ये 3 प्रकार के 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। यानी कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन भी उत्पन्न करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं। और ये जो उपभोक्ता होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव हृदय की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र की सहायता से
मानव हृदय की संरचना का वर्णन कीजिए। यानी इसमें आपको चित्र बनाना है और उसका वर्णन करना है। तो चलिए देखिए इसका चित्र पहले आप लोग देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है मानव हृदय की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चित्र पहले बना लेना है। देखिए यहाँ पर कौन सा पार्ट क्या है, यहाँ पर चित्र को पहले आपको अच्छे से बनाना है। उसके बाद फिर आपको इसके एक एक पार्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा करके लिखना है। ठीक है, तो आप पूरा लिखना चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं, नहीं थोड़ा थोड़ा करके आप लिख सकते हैं हर एक पार्ट के बारे में। ठीक, तो जो भी आप जानते हैं चाहे केवल उतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसके एक एक पार्ट को हेडिंग करके आप लोग जो है दो दो तीन तीन लाइन लिख देना है उसके बारे में। तो इसमें केवल आपको इतना ही करना है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है मानव के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी इसमें भी आपको चित्र बनाना है और उसके प्रत्येक पार्ट के बारे में आपको लिखना है। तो ये है आपका मादा जनन तंत्र। अब यहाँ पर मादा जनन तंत्र का आपको चित्र बनाना है और उसके बारे में यानी कि एक एक टॉपिक जो भी है यहाँ पर सबके बारे में थोड़ा थोड़ा करके आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को अच्छे से हेडिंग करके जो है एक एक पार्ट के बारे में लिख दें। तो जैसे कौन सा पार्ट आपको लिखना है, यहाँ आप स्क्रीन ले जैसे आप यहाँ से एक हेडिंग करके लिखना है। जैसे यहाँ पर ओ में थोड़ा हेडिंग करके लेना है, यानी अंडे के ऊपर लिख देना है, अंडे में ऐसा लिख देना है। फिर उसके यहाँ पर जो है के बारे में थोड़ा सा हेडिंग करके लेना है। उसके यहाँ पर चाइना के बाद थोड़ा हेडिंग करके लेना है। तरह से आप थोड़ा थोड़ा करके 3 हेडिंग करके लेना है और यहाँ आपका ये काउंट हो जाएगा, क्योंकि ये मुख्य पार्ट हैं मादा जनन। यहाँ पर हम सारे क्वेश्चन को आपको जो है बताया कि कैसे क्या क्या तो ढूंढ सारी चीज़ों को लिखना है। क्या करते हैं, सारे चीज़ों को अच्छे एक नोट बनाते चलेंगे और आप अपने जो है क्वेश्चन बैंक टिक लगाते चलेंगे। के बाद आप तैयारी अच्छे होती चलेगी। तो हमारा अनसॉल्व का पहला वीडियो जिसमें आप सेट 1 का उपयोग है, यहाँ पर जिस तरीके से आपको नोट्स बनाना चाहिए ऐसे आप रीडिंग करना है और यार जो एक एक सेट के ऐसे क्वेश्चन एक कॉपी में सारे क्वेश्चन ऐसे नोट के और आप अच्छे से करते हैं। आप क्वेश्चन समझ चुके होंगे, तो थोड़ा सा वीडियो में अगर नेक्स्ट वीडियो अगर में कुछ रह गई होगी तो इस वीडियो सॉरी वीडियो आपका नेक्स्ट अच्छे से बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें बताया जाएगा। तो आज की वीडियो को इतनी ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।